पावर हो गए थे नीचे विलेज काउंसिल्स। अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। विलेजेस को पंजाब और केपी में जो हम सिस्टम लेके आए हैं, विलेज काउंसिल्स को नीचे फिर एम्पावर किया, पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्ड होगा, डायरेक्ट पैसा किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा। उसके बाद जो हम दूसरी चीज़ लेके आ रहे हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे हमारे शहरों के लिए, वो है हमारा जो फिर उसके बाद जो हमने तहसील काउंसिल्स के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए हैं। शहरों के डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, शहरों का डायरेक्ट सारा शहर इलेक्ट करेगा अपना मेयर और या अपना नाज़िम, और वही तहसील में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ये क्यों हम करवा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते थे, जो यूनियन काउंसिल से नाज़िम इलेक्ट होके आते थे, हमने रियलाइज़ किया कि उसमें बड़ा पैसा चलता था, उसमें करप्शन होती थी, वो सारे नाज़िमों को पैसे देके ऊपर आ जाता था, यानी जो मेयर बन जाता था, जो हमने केपी में रियलाइज़ किया। और वो जब ऊपर से आता था तो फिर वो अपने यूनियन काउंसिल में पैसा खर्च कर देता था, बाकी एरिया को भूल जाता था। तो जब एक पूरा शहर से आएगा, और ये सारी दुनिया में अब सिस्टम है, तेहरान का मेयर है, लंदन का मेयर है, न्यूयॉर्क का मेयर है, ये मेयर सिस्टम एक दुनिया में कामयाब सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर बने। और ये मैं आपको पहले भी कह बैठा हूँ कि कराची का भी मसला, लाहौर का मसला, ये कभी भी हल नहीं होगा जब तक कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से आएँ, उनको एम्पावर करें, वो अपने फाइनेंस इकट्ठे करें, वो फिर अपनी पूरी सीवरेज सिस्टम, सारा वो सिस्टम एक जगह से एक शहर चले। तो वो जो हम अब सिस्टम लेके आए हैं, वो केपी में और पंजाब के अंदर वो अगली इलेक्शंस उन तो पे होगी। एक तरफ ग्रास रूट पे भी पहुंच जाएगा पैसा डायरेक्ट, दूसरी तरफ जो शहर होंगे वो भी डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए होंगे। और मेरे ख़्याल में ये मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ कि कराची के मसले हल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपके कराची के डायरेक्ट इलेक्शंस ना हो, और ख़ुद कराची के मसले, पानी का, सब कुछ, ये सिर्फ एक ही जो सारी मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया में यही सिस्टम है। अब आ जाए जी NFC अवार्ड पे। देखिए NFC अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है। जैसे ही आप पैसा फेडरल गवर्नमेंट सूबों को चला जाता है 65%, सूबों के बाद जब अपनी सिक्योरिटी को जाता है और जब डेट सर्विसिंग, कर्ज़ों की किस्तें वापस करने पे जाता है, तो शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से। तो सारा जो फेडरल बजट पर बनता है वो सारे कर्ज़े लेके बनता है। ये बिल्कुल एक अनफीजिबल है, ये कोई दुनिया के अंदर ऐसा बजट नहीं बनता। जिन्होंने भी ये शुरू किया था, जब भी 80th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है, रिव्यू की ज़रूरत है, ताकि कोई एक बजट बने जो यानी कोई भी दुनिया में बजट खसारे से नहीं शुरू होता और फिर सारे मज़ीद और कर्ज़े लेके वो चलता है। इसके ऊपर मज़ीद उसकी ज़रूरत है। जहाँ तक आपने टेलीमेट्री सिस्टम का कहा, मैंने इसके ऊपर इंक्वायरी बुलाई है। ये जान के सैबोटाज किया गया, या हमने चेक किया कि जान के ये टेलीमेट्री सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता, और ये बड़ा अनफेयर सिस्टम है। मैंने पिछली मीटिंग के अंदर इंक्वायरी करवाई है, इसके अंदर हम पूरी इंक्वायरी करेंगे कौन ज़िम्मेदार है। अभी से ही हमने फैसला किया कि टेलीमेट्री सिस्टम आएगा, ताकि सूबों के अंदर ये जो मसला आता है पानी का, ये एक ही वक्त पे क्लियर हो जाए। जो सारी दुनिया के अंदर होता है टेलीमेट्री सिस्टम होता है, सबको पता होता है किसका शेयर किधर जा रहा है। ये जान के ख़राब किया गया है और इसमें मैलिफाइड है, और इसमें फिर तनाज़े पैदा होते हैं सूबों के बीच में। सबसे बड़ा ये इशू है सिंध में कि 44 अरब रुपीस क्वालिटी प्रीमियम के उन पर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि आबादगारों को, ग्रोवर्स को 44 अरब रुपीस वो दिए जाएं, मगर उनके आर्डर्स के बावजूद भी वो आबादगारों को, ग्रोवर्स को अभी तक नहीं मिल रहे। बार बार ग्रोवर्स हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं अहकाम के बावजूद। ऊपर से लोकट्स आ गया, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट का अपना ओपिनियन है, मगर वफाकी सरकार से वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा। वो इतना ही हमारे पास समझा जाता है जितना कोरोना डेंजरस है, इतना लोकट्स का इशू भी सीरियस है। मैं यहाँ जनरल अफजल है नहीं, जनरल अफजल अगर हो तो वो आपको बताएंगे कि कितनी 1 जनवरी से
31 जनवरी से हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, हमने पूरी रिसोर्सेज एलोकेट की हैं, मुसलसल सूबों की क्या जिम्मेदारी है, सेंटर की क्या जिम्मेदारी है। हमने सेंटर ने, क्योंकि नेशनल क्राइसिस है, अपने से बढ़ के काम कर रहे हैं। आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि हम तब से क्या क्या हमने कोशिशें की, कितनी रिसोर्सेज अपनी एलोकेट की। बदकिस्मती से हमें जो जहाज़ थे, जो वो ये स्प्रे के लिए जहाज़ थे, तो जब हमें देखे तो वो 1990 के पड़े सब ख़राब थे। एक चलाने की कोशिश की, वो बेचारा क्रैश कर गया, हमारा पायलट भी शहीद हुआ उसमें। तो सेंटर ने पूरा जोर लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान का। 31 दिसंबर से जनवरी से हम इसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम इन टच हैं ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तानी अकेला नहीं लड़ सकता। ये बहुत बड़ा क्राइसिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ रहा है। वो उधर उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है, आपको पता है, सोमालिया वगैरह, सूडान के अंदर, और वो ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और हम इन दो मुल्कों से, क्योंकि ईरान से भी आ रहा है और हिंदुस्तान से हमें डर है कि जुलाई के दौर से भी आ सकता है। तो सिर्फ ये मैं आपको कह दूंगा, पूरी तरह इसके ऊपर आ गए हैं। हमारी मीटिंग्स के अंदर सारे सूबे बैठते हैं, हम सारे पूरे डिस्कशंस करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ये कोई ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स, जिस तरह कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बड़ी बदकिस्मती है। सब चीज़ कोऑर्डिनेशन से हो रही है। और मैं ये आपको बता दूं कि कई चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे मुल्कों ने एक्शन ना लिया, मसलन ईरान से जो आएगी और जो हिंदुस्तान से आएगी और जो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ सकती है, तो इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं और भी दुनिया में मुल्कों में, और इसमें हम FAO के साथ मुसलसल कांटेक्ट के अंदर हैं। आपकी हुकूमत जब आई थी तो सारे लोगों ने वेलकम किया था, क्योंकि आपका जो नैरेटिव था वो तब्दीली का था। तो सारे लोग जो है आपको उस तरह से वाच कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, तो क्या तब्दीली आप ला रहे हैं और किस सेक्टर में आपने कोई अचीवमेंट की है और कितनी हद तक की है? और एक बड़ा मसला जो शुरू से हम देखते चले आ रहे हैं, वो सेंटर और सूबों के दरमियान तनाव है। और वो इस वक्त भी शिद्दत, ये नहीं है कि वो सिर्फ आपकी हुकूमत में है, इससे पहले भी जो हुकूमतें थी, वो नून लीग की हुकूमत थी या ख़ुद पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, तो भी ये तनाव चलता आ रहा था। यही टेलीमेट्री सिस्टम्स या ये जितनी चीज़ें जो डेवलप की गई थी, वो भी उसी तनाजुर में हम देखते हैं। तो आपके दौर में हम तवक्को कर रहे थे कि वो शायद कम हो जाएंगे ये मामलात, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आप इंसाफ की बुनियाद पे और तब्दीली की बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ के आए हैं। तो आपने इस सिलसिले में क्या अचीव किया है? हम तो देख रहे हैं वही तनाव है और वही बयानात हैं, वही पॉलिटिक्स है। लोग तो ये नहीं देखना चाहते। मैं जिधर मसले हमें आए हैं वो कोरोना के ऊपर आया। आप यकीन करें कि जिस तरह हमने कोरोना को सारा पाकिस्तान को बना के हमने प्रोसीड किया है, एक मुल्क को देख के बजाय इसके कि ये सूबे का क्या इंटरेस्ट है, हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखा। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली गई है। हमारे साथ हमने एकदम सिस्टम डेवलप किया CCOP का, जिधर सारी हमारी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो बैठ के हर रोज़ सुबह, यहाँ के आपके डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ बैठ के पूरी डिस्कशन करके हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, NCC की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। उसके 1 घंटे के बाद जाके टीवी पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं कि जी सेंटर ने हमारे से ये कर दिया, वो कर दिया। यानी एक एक फैसला हमने चला, सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके चले। हमने सिर्फ एक ये था कि इन्होंने एकदम जब शुरू में लॉकडाउन किया तो यहाँ सिंध में उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि सख्त लॉकडाउन इस मुल्क में जिसमें गुर्बत है, 40% कराची तो कच्ची बादियों में है। कहीं में मुझे दुनिया में बता दें जिधर कच्ची बादियाँ लोग 8-8 कमरे एक कमरे में हों,
جدھر ڈیلی ویجر ہو, جدھر دہاڑی دار, جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دہاڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں, اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں, اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں, لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے. شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے, میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے. میں تو پہلے دن سے لگا, آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے, میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے, ایک طرف کرونا سے بچانا ہے, ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے. یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا, اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. میں نے تو نہیں, ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا, آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے, لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی, کرائم اوپر چلی گئی. اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی, آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا, اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو, جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں, کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. ساری ایک ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو کٹھے لے کے چلے, ایک ایک چیز کے اوپر. ہوتا کیا تھا, ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ, وہ مانتے ہیں بات کنسنسس, بعد میں جا کے بلاول کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے جو NDMA سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا, بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ ہم نے چیزیں, جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں, کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں, اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کا صوبہ اپوزیشن میں ہے, یا GB کا, یا آزاد کشمیر کا. ان سے پوچھ لیں, وہ نون لیگ کے صوبے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو. دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کرونا کا, یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے. اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں, یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی, کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے, جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو, کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا, آج وہ مجبور ہے کھولنے میں. ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں, ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ, جس طرح میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں, جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ لیا. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے, انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا, اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے, جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور SOPs پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں, مثلا جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے, جنہوں نے ان کی SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو